जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम हमारे पुनरावर्तन पर जहाँ से अटके थे वहाँ से फिर से आगे बढ़ते हैं। शाम पट के कोष्टक में दिए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। बराबर, यहाँ अलग अलग प्रकार के शब्द अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं, तो उस अनुसार वाक्य बनेगा। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जल ही जीवन है, अखबार पढ़ना अच्छी बात है, और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बना। बराबर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द पत्तों को विरोधार्थी शब्दों की जोड़ में रखिए और वाक्य बनाइए। बराबर, मैं आपको खाली विरोधी शब्द बता देती हूँ, आप वाक्य बनाइएगा। सुबह शाम, प्रारंभ अंत, दिन रात, पालतू जंगली, भलाई बुराई, अच्छा बुरा, कठिन सरल, नियमित अनियमित। बराबर, ज़्यादा कम, दोष गुण। बराबर, देखिए यहाँ अलग अलग प्रकार के दिए गए। सुबह तो शाम, अंत तो प्रारंभ कहाँ ये रहा, जंगली। बराबर, जंगली तो जंगली के लिए क्या था, पालतू। बुराई का क्या आएगा, भलाई। बराबर, इसके बाद पालतू का तो आ गया, दोषी का क्या आएगा, निर्दोष। अच्छा का क्या आएगा, बुरा। अनियमित का क्या आएगा, नियमित। बराबर, दिन का क्या आएगा, रात। भलाई का आ गया, कठिन का क्या आएगा, सरल। बराबर, निर्दोष का भी आ गया, रात का भी आ गया, बुरा का भी है, प्रारंभ। ज़्यादा का आएगा, कम। शाम का भी आ गया, नियमित का भी आ गया, और सरल का भी। बराबर, सभी शब्द आ गए। ये जो है अब आपको अपनी तरीके से आपको काव्य पंक्ति एवं भावार्थ आधारित पट्टियों की सही जोड़ मिलाकर आपको करना, ये आप कर सकते हैं। अपने काव्य पढ़ा है। बराबर, लिखित कसौटी, यह कसौटी आपको नोटबुक में लिखनी है। अब तक जो 2 कसौटियाँ थी, क्रियात्मक कसौटी और मौखिक कसौटी, वो मैंने आपको मना कर दिया था, लेकिन लिखित कसौटी आपको लिखनी है। जिसके लिए प्रश्न है उनके उत्तर मैं पढ़ जाती हूँ। कौन कौन सी नदियाँ सागर से सागर में मिलती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर में मिलती हैं। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु में धरती पर हरी घास उगने से मैदान हरे हो जाते हैं, खेतों में हरी फसलें लहलाती है, पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में हरियाली छा जाती है, सूखे पर्वत भी हरियाली से निखर उठते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, वे माल लेकर भागे तो कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर उन्होंने कुत्ते को मुक्त कर दिया। माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल माला में कूद कर एक रूप हो जाते हैं। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप के जैसा होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निसार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। बराबर, उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? कब यानी प्रश्न पूछा गया है तो आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। जल ही जीवन है, वाक्य खत्म हुआ। बराबर, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी संवाद नहीं, इसलिए आएगा खाली पूर्ण विराम। नर्मदा, तापी, साबरमती, महिसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां हैं। बराबर, तो यहाँ सभी नदियों को दिखाने के लिए बीच बीच में अल्प विराम रखना जरूरी है और वाक्य खत्म होने के बाद यहाँ आएगा पूर्ण विराम। क्लियर आया? कोई भी चीज़ को हमें दिखाने के लिए उसमें बीच बीच में हमें अल्प विराम रखना पड़ता है जहाँ विराम लिया है। वह कितना सुंदर दृश्य है। वह यानी बिल्कुल विस्मयकारक, आश्चर्यकारक चीज़ है। बराबर, तो उद्गार चिन्ह आएगा। वह कितना सुंदर दृश्य है। पूरा वाक्य उसी प्रकार, इसलिए वह के बाद भी आएगा कि वह बोलने के बाद हम उस आश्चर्य को अपने हाव भाव के द्वारा अपने चेहरे पर दिखाते हैं। वाह। बराबर, तो यहाँ उद्गार चिन्ह आया और साथ ही यहाँ जिस प्रकार वाक्य खत्म हुआ उसके बाद आया। सेठ बोले, यह संवाद है। बराबर, तो संवाद सेठ बोले, उन्होंने बोलना शुरू किया, सो अल्प विराम। और जहाँ से उनका संवाद शुरू हुआ, कुत्ते भाई जाओ, फिर से उन्होंने विराम लिया यानी अल्प विराम। तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, पूर्ण विराम, तुम मुक्त हो। क्लियर हो गया? बराबर, उसके बाद है नीचे दिए गए शब्द के आधार पर पहली बनाइए, आपको अपनी तरीके से बनानी है। मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायक है या हानिकारक? क्यों?
अपने विचार लिखिए। बराबर आपको बताना है मोबाइल हमारे लिए जीवन के लिए लाभदायी या हानिकारक। आज के समय में हम मोबाइल का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदे भी हो रहे हैं और उसकी वजह से उसके माइनस पॉइंट यानी कि उसकी जो हानिकारक असर है वो हम पर दिखाई दे रही है। बराबर, तो वो अब दोनों तरीके से एक बॉक्स, एक आपकी नोटबुक में 2 तरीके का बॉक्स बनाइएगा, एक लाभदायी और हानिकारक। आपको जो लाभदायी लगता है तो उसी के अनुसार नुकसानकारक क्या है वो भी लिखिएगा। और मुझे आशा है कि इस प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओगे, बिकॉज आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हो, इसलिए आपको इसकी जो उपयोग है या फिर इसकी जो हानिकारक असर है वो भी आपको पता चल रही होगी। बराबर, तो अपनी तरीके से लिखिएगा कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। बराबर, तो यहाँ अलग अलग प्रकार हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो उन संज्ञा के अनुसार हम संज्ञा को अलग अलग जगह पर रखेंगे। बराबर, भारत, तो भारत कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि भारत एक ही है। ईमानदारी, तो ईमानदारी किस में आएगा? हमारी भावों में, इसलिए वो भाववाचक में जाएगा। दूध, तो दूध किस में आएगा? क्योंकि वह द्रव पदार्थ है, इसलिए वह द्रव्य में आएगा। हिमालय, तो हिमालय किस में आएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय एक ही नाम के आधारित पर्वत है। तेल, तो तेल किस में आएगा? वह द्रव पदार्थ है, इसलिए वह द्रव्य में आएगा। भीड़, दो भीड़ यानी बहुत सारे लोग जिसमें है, तो वह किस में आएगा? समूहवाचक में। नदी, तो नदी इसमें आएगा जातिवाचक, क्योंकि नदी शब्द सारी नदियों के लिए उपयोग होता है वह शब्द, इसलिए वह जातिवाचक शब्द है। पर्वत, तो पर्वत भी जातिवाचक शब्द है। बराबर, इसलिए वह जातिवाचक में आएगा। नर्मदा, तो वह नाम है, इसलिए वह किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। बराबर, पेड़, पेड़ तो पेड़ सभी पेड़ों के लिए, फिर वो किसी भी आम का पेड़ हो, किस बरगद का पेड़ हो, तो लेकिन पेड़ वह जातिवाचक शब्द में आएगा। बुराई, तो बुराई किस में आती है? बुराई हमारे भाव में आती है, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा में आएगा। बराबर, सेना, तो सेना मतलब बहुत सारे लोगों का जुट, इसलिए वह समूहवाचक में आएगा। उसी प्रकार झुंड, तो बहुत सारे पशुओं का झुंड, तो झुंड जिसमें बहुत सारे पशु होते हैं, झुंड मतलब एक साथ होना किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी या पशुओं का, तो झुंड किस में आएगा? समूहवाचक में। बराबर, अपनी तरीके से आपकी नोटबुक में इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखिएगा। अब देखिए क्रिया हमारे सामने, क्रियात्मक चीज़ हमारे सामने रखी है जो करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। गांधी जी का चित्र है, उनका पूरा नाम है, उसी के आधार पर एक सुंदर सी पहेली बनाकर रखी गई है। यह नाम बड़ा करामाती है। इस नाम में प्रयुक्त अक्षरों से कई सार्थक शब्द बनते हैं, उन्हें खोजकर नीचे के वाक्यों में यथास्थान भर कर दिखाइए। बराबर, तो आपको ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको केवल अपनी किताब में करनी है, खाली किताब में आपको लिखना है, आपकी नोटबुक में लिखना ज़रूरी नहीं है। बराबर, तो पहला है सेवक का पर्यायवाची शब्द। तो सेवक किसे कहा जाता है बच्चों? बराबर, यहाँ दिया गया है, तो सेवक कहाँ शब्द आएगा यहाँ? बराबर, सेवक के लिए शब्द हम सही कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। बराबर, तो यहाँ शब्द क्या आएगा? दास। बराबर, कृष्ण का एक नाम खाली जगह भी है, तो कृष्ण के एक नाम हमें शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि कृष्ण का एक नाम क्या है? मोहन। बिल्कुल सही। उसके बाद है वर वधु के पिता परस्पर खाली जगह कहलाते हैं। वर वधु के पिता, बराबर, एक दूसरे के साथ उनका क्या संबंध है? आपने जिन्हें वैवाहिक कहिए। बराबर है, तो यहाँ क्या कहा जाता है उन्हें? आपने हिंदी पिक्चर देखेंगे तो उसमें उपयोग किया बताया जाता है समाधि, समधि, समाधि नहीं समाधि। बराबर, इसे मुलायम भी कहते हैं। मुलायम यानी जो हाथ में पकड़ते ही हमें नर्म होने का महसूस हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? नरम, नरमा। चंद्रमा का प्रचलित नाम, बराबर, जिसे हम जानते हैं। बराबर, चंद्रमा का प्रचलित नाम, प्रचलित यानी सब जानते हैं। जिस समानार्थी शब्द या अलग शब्द का अर्थ नहीं, लेकिन जो शब्द प्रचलित है, हम जिसे जानते हैं, तो वह क्या है? चंदा। बराबर, चंदा। उसके बाद है भाग्य को इस नाम से भी पुकारते हैं। बराबर, भाग्य हमारा जो नसीब होता है। बराबर, मारा नसीब में जो हसे ते थशे આપણે એમ કહીએ તો ભાગ્ય को और दूसरा क्या कहा जाता है? कर्म। मेरे कर्म में जो होगा, मारा कर्म में जो हशे ते मने મળશે। આપણે ઘણીવાર એવું કહીએ છીએ, પણ ઘણીવાર कई बार हम इस शब्द का उपयोग बहुत कम मायने में करते हैं। बराबर, मेरे कर्म में जो होगा, ज़्यादातर हिंदी भाषा में कर्म शब्द का उपयोग होता है कि मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल मिलेगा, मेरे कर्म में जो लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। बराबर, उसी प्रकार है नारी का विलोम शब्द। तो नारी का विलोम शब्द क्या आएगा? विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द, तो नारी का विलोम शब्द क्या बनेगा? नर। बराबर, नर हमें मिल गया। यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, तो शरीर का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कौन सा आएगा महत्वपूर्ण अंग जो यहाँ दिखाई देता है? तो कर। बराबर, एक बार हम लिख लेते हैं। सेवक का पर्यायवाची शब्द है दास। बराबर, कृष्ण का एक नाम तो है मोहन। आप पेंसिल से लिखिएगा अपनी नोटबुक में।
नोटबुक में नहीं, किताब में, सॉरी पाठ्य पुस्तक में। नरम नरम चंदा गरम नर, अक्षरों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है, बराबर। ना समझे तो मैंने जो भी कहा है इसे समझाते समय उन शब्दों को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझे, आपको मेरे लिखाई में कहीं आपको नहीं ना समझे तो, बराबर। वैसे तो समझ आ जाएगा, लेकिन नहीं समझे तो यहाँ नर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नर, बराबर। बराबर बच्चों, यहाँ हमारा प्रथम सत्र का सिलेबस खत्म होता है, बराबर। सारी चीज़ें यहाँ हमने खत्म कर दी, पुनरावर्तन भी खत्म कर दिया है। खाली मैंने 2 चीज़ें आपको लिखने के लिए दी है, एक लिखित कसौटी, बराबर, और आगे का जो पुनरावर्तन मैंने आपको दिया था वो। बाकी क्रियात्मक कसौटी और मौखिक कसौटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम टीचर देते हैं। आप अपनी तरीके से जब भी सुविधा हो ये पुनरावर्तन लिखिएगा ज़रूर। और आपने तो पहली परीक्षा का रिविजन किया ही है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। अगले क्लास में हम नए सेमेस्टर की बुक के साथ आगे बढ़ेंगे। अस्तु।